अनाउंसमेंट आया है कि जियो और ब्लैक रॉक की 50-50 पार्टनरशिप हुई है। जब से लोगों को लग रहा है कि ये इंडस्ट्री में जियो फाइनेंस मचाएगा, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लैक रॉक इंडिया में पहले भी एंट्री ले चुकी है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस के चलते उन्होंने एग्जिट ले लिया था। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंस के बारे में। अब देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जियो फाइनेंस आते ही फाइनेंस सेक्टर को डिसरप्ट कर देगा और बहुत जल्दी नंबर 1 बन जाएगा। मैं नहीं मानता। और जब जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप हुई तो लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो इसका आईपीओ आते ही हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो जियो फाइनेंस के हाल कुछ और ही हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना गलत था या जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो गलत है। मैं बस अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ कि जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। अब ये मार्केट ही ऐसा है, यहाँ ग्रो होने में जियो को टाइम लगेगा। तो इन फ्यूचर जियो फाइनेंस इस मार्केट को लीड कर सकेगा या नहीं, अभी इसके लिए बहुत टाइम है। मैंने इस टॉपिक में 2 वीडियो बनाई है जो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो। यहाँ मैंने उसमें हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और हाँ, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी जियो फाइनेंस के साथ क्या चल रहा है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आगे आप क्या कर सकते हो ये भी पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि जियो फाइनेंस में हमें इतना ड्रॉप क्यों देखने को मिल रहा है, और दूसरे पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जियो फाइनेंस का फ्यूचर क्या हो सकता है, और एट दी एंड हम ये बात करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुका है उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अब हमारा सब्सक्राइबर गोल है 300 का, तो जल्दी जल्दी इस गोल को भी कंप्लीट करवा दो। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, जहां हम जानेंगे कि जियो फाइनेंस में ड्रॉप क्यों देखने मिल रहा है और जियो फाइनेंस कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। तो पहले हम टेक्निकल रीज़न जान लेते हैं कि क्यों जियो फाइनेंस ड्रॉप हुआ है। अब जब से जियो फाइनेंस का आईपीओ आया था, जब से ये स्टॉक में गिरावट हो रही है। अब इसका बड़ा रीज़न है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में सिर्फ 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं, अब जो कि रिलायंस निफ्टी 50 का पार्ट है। और जब से जियो फाइनेंस रिलायंस से डिमर्ज हुई है तो जब से निफ्टी 50 में 51 कंपनीज हो गई हैं, और जितने भी इंडेक्स फंड में रिलायंस का शेयर था उस सभी फंड्स में जेएफएस का भी शेयर आ गया है। और जियो फाइनेंस निफ्टी 50 में सिर्फ टेम्परेरी बेसिस में है, इसलिए इंडेक्स फंड को जियो फाइनेंस के शेयर अपने पोर्टफोलियो से निकालना पड़ेंगे। इसलिए वो जियो फाइनेंस के शेयर्स को सेल किए जा रहे हैं, और यही सेलिंग प्रेशर आने की वजह से जियो फाइनेंस का आईपीओ आते ही इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। वैसे जेएफएस की एक्चुअल वैल्यू 180 रुपये के आसपास कैलकुलेट हुई है, तो जब ये इस रेट तक आ जाएगा तो उसके बाद जियो फाइनेंस के शेयर नॉर्मल ट्रेड होने लगेंगे। तो ये टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से आज जियो फाइनेंस में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि जियो फाइनेंस कौन कौन से सेक्टर में काम करने वाला है। तो जियो फाइनेंस 4 वेंचर्स में काम करेगा। पहला लैंडिंग बिजनेस, दूसरा है एएमसी जहां वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करेगा, और थर्ड है इंश्योरेंस बिजनेस जहां सभी तरीके के इंश्योरेंस करेगा, और लास्ट में है डिजिटल सेक्टर में। और जब से ये अनाउंसमेंट आया है कि जियो और ब्लैक रॉक की 50-50 पार्टनरशिप हुई है, जब से लोगों को लग रहा है कि ये इंडस्ट्री में जियो फाइनेंस मचाएगा, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लैक रॉक इंडिया में पहले भी एंट्री ले चुकी है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस के चलते उन्होंने एग्जिट ले लिया था। और जो लोग बोल रहे हैं कि जियो फाइनेंस इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगा, तो उनके लिए भी एक क्वेश्चन है, क्या रिलायंस रिटेल ने रिटेल मार्केट को ख़त्म कर दिया, या फिर रिलायंस स्मार्ट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया? नहीं, आज भी वो सब कंपनीज चल रही हैं जो पहले थी, और जियो भी इस कंपनी में काम करती जा रही है। और रही बात फाइनेंस सेक्टर की, तो इस सेक्टर में इंडियन मार्केट बाकी कंट्रीज से बिल्कुल अलग चलता है। यहाँ लोग रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये कंपनीज ने लास्ट कुछ ईयर्स में कितना रिटर्न्स दिया है, और उसके बाद ही वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। अब जियो को अपनी अच्छी ब्रांड वैल्यू की वजह से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अगर इनको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो इसमें अच्छे से रिटर्न्स के साथ लोगों को कन्विंस करना होगा।
और जियो के पास कितने भी अच्छे फंड्स मैनेजर हो, उसके बाद भी इनको एक अच्छा रिटर्न्स बनाने में 4 से 5 सालों का टाइम लग ही जाएगा। अब ये मार्केट में जियो ऑफर्स देकर या फिर कुछ चीज़ फ्री देकर अपना काम नहीं करवा सकता। ये मार्केट में जियो को पेशेंस के साथ काम करना होगा, तब जाकर इस फील्ड में वो नंबर 1 बन सकता है। अब बात करें जियो के कॉम्पिटिटर की, तो अब ज़ीरोधा, जो कि एक ब्रोकिंग सर्विसेज के मामले में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है और इंडिया की डीमेट इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, तो ये भी जल्द ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री लेने वाला है। और इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जैसे बजाज, मुथूट, पारक फंड, ये सब प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना जियो के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि ये सब फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और हमेशा ये फंड्स टॉप 5 में आते हैं। अब इंडिया के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से जो फंड 1 से 5 के बीच की रैंकिंग में है, तो वही फंड में पैसे लगाएंगे और अपने पैसे जल्दी से वो फंड से हटा देंगे जहां उनको कम रिटर्न्स मिल रहा है। तो ये सब चीज़ जियो के लिए बहुत बड़ी कंपटीशन बनने वाली है। और अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इसमें भी जियो फाइनेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। अब कोई भी लोग इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जियो फाइनेंस इतनी जल्दी इस मार्केट में लीड नहीं कर सकता। इस मार्केट को लीड करने के लिए जियो को पहले इस मार्केट को अच्छी तरीके से समझना होगा और फिर 6 से 7 सालों तक अच्छे से रिटर्न्स और वैल्यू बनाना होगा। और अगर अब जियो फाइनेंस की डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी 2 जाइंट्स बैठे हैं, पेटीएम और फ़ोनपे। अब ये दोनों ही कंपनीज ने अच्छा मार्केट साइज कवर किया है और मैं बता दूं कि ये दोनों ही कंपनीज डिजिटल पेमेंट्स की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं रहती, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में उतना प्रॉफिट नहीं है। जैसे फ़ोनपे अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाने लगे हैं और भारत पे और पेटीएम अपने पेमेंट बॉक्स को मार्केट में जगह जगह लगवाने लगे हैं और छोटे छोटे व्यापारियों को उनकी सिविल चेक करके लोन देने लग गए हैं। इसी वजह से ये कंपनीज अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही हैं। वैसे मैं बता दूं कि पेटीएम और फ़ोनपे दोनों ने ही लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में लॉस किया है। और अगर अब हम जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस भी जल्दी अपने पेमेंट बॉक्स को मार्केट में प्लेस करवाएगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर देकर अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा। अब ये एक क्रॉस टेक्निक कहलाती है, जहां पे डिजिटल पेमेंट्स दिखाकर दूसरी तरीके से कंपनीज अपना प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो अब ये सभी चीज़ करने में जियो को पेशेंस की ज़रूरत है। जियो को कम से कम 4 से 5 सालों का टाइम ये सब चीज़ करने में लग जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स को देखकर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो कि जियो फाइनेंस किस लाइन में जा रही है। और अगर अब हम इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो ये कोई टेलीकॉम मार्केट नहीं है जहां जियो फाइनेंस आते ही लीड करने लगे। इस मार्केट में ट्रस्ट और हिस्ट्री चाहिए और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए, जिसको बनाने में जियो को 5 से 6 सालों का टाइम लग जाएगा। और इस टाइम पीरियड में जियो फाइनेंस को अच्छे से मार्केट को एनालाइज करके डिसीजन लेना होगा और एक टाइम बाद वो इस मार्केट को मे बी लीड कर पाएगा। अब लास्ट में हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। अब आपको अभी जियो फाइनेंस में एंट्री लेना चाहिए या नहीं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस मार्केट में ये एंट्री लेने का सही टाइम नहीं है। आप इसमें 1.5 से 2 साल तक जियो फाइनेंस को एनालाइज कर सकते हो कि इनके डिसीजन मेकिंग क्या है, ये कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं और इनकी कितनी हाइप हो सकती है। ये देखने के बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और अगर जिसने जियो के आईपीओ में ही इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है वो अभी भी लॉस में हो, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जियो फाइनेंस लॉस में क्यों है। अब इस सिचुएशन में आपको एग्जिट लेना चाहिए या नहीं, तो देखो ये डिपेंड करता है। अगर आपका जो लॉस हुआ है उस लॉस से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप अभी एग्जिट ले लो, और अगर आपका ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जियो फाइनेंस की शुरुआत है। अब जैसे जैसे जियो फाइनेंस ग्रो करने के लिए न्यू चीज़ लाते रहेंगे वैसे वैसे इनकी हाइप बनती जाएगी और इनके स्टॉक के प्राइजेस ऊपर नीचे आते रहेंगे। तो अब जैसे मैंने डिजिटल पेमेंट बॉक्स के बारे में बताया, तो जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब भी जियो फाइनेंस के शेयर्स बढ़ सकते हैं, तो ऐसे ही आप एक मौका देखकर एग्जिट ले लेना। तो ऐसे में आपको जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा और आप उन पैसों से कहीं और इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लोगे। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि सब मार्केट में अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं और हर कंट्री का मार्केट अलग रहता है।
तो आप कभी भी किसी कंपनीज में उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखकर एनालिसिस मत किया करो। तो अब जियो के केस में लोगों ने यही सोचा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने जैसे हिला दिया तो ये इंडस्ट्री में जियो अच्छा करेगी, तो ऐसा नहीं है। हर फील्ड में अलग प्लेयर्स होते हैं, हर मार्केट के अलग चैलेंजेस होते हैं, इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले चैलेंजेस को और मार्केट के रिस्क को देखकर इन्वेस्ट किया करो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.